तो ये चैप्टर जो है, जो हम आज देखने जा रहे हैं बच्चे, वो पहले तो सॉल्यूशन चैप्टर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए पहले हम वो लिखेंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, पहले तो हम इस बात को समझें। तो ये चैप्टर बेस्ड है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्यूशन चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब तुम्हारा जो सॉल्यूट है दैट कैन बी बेसिकली, सॉल्यूट का मतलब इस चैप्टर के लिए क्या होता है, हम इसको डिनोट करते हैं, एक सिंबल लिखते हैं 2 एज ए सबस्क्रिप्ट, तो सॉल्यूट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम N2 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। अगर हम W2 की बात करेंगे तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट की बात करेंगे। अगर हम M2 की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट की बात करेंगे। तो सॉल्यूट जो टर्म है वो बेसिकली उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इस बात को समझना है। ठीक है, नाउ सॉल्यूट आपकी जिंदगी में इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड और इट कैन बी अ गैस ऑल्सो। सॉल्यूट जो है वो आपकी लाइफ में बच्चों तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मान लो सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट जो है वो आपकी लाइफ में बेसिकली पानी होता है। इसके अलावा आप अल्कोहल भी ले सकते हो। इसके अलावा आप जो है बेंजीन भी ले सकते हो एज अ सॉल्वेंट। और इसके अलावा आप CCl4 को भी देखोगे तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा तो मतलब अगर आप ध्यान से समझो तो ये और ये पोलर सॉल्वेंट हुए। जैसे हम कहते हैं बच्चे पोलर सॉल्वेंट। पोलैरिटी का मतलब होता है जिनमें प्लस माइनस चार्ज आ जाए, जहां पे डाइपोल मोमेंट आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है न्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। अच्छा, आप सबको डाइपोल मोमेंट की यूनिट पता होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो हम कहते हैं कि इसकी यूनिट होती है बच्चों डिबाई, डी बाय। एनीवेज, तो हमने देखा कि दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो ये जो है ये तो हो गए आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट। दीज आर योर नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट बेसिकली क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये भी केमिकल बॉन्डिंग से उठ के आया है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर मेनली योर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास किस किस तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं, है ना, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने बताई आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला सोल्यूशन आपके लाइफ में जो है, जो एनसीईआरटी कहती है बच्चों, वो होता है सॉलिड इन सॉलिड। अब सॉलिड इन सॉलिड का अगर आपको कोई सोल्यूशन मिले, तो अगर मान लो आपसे मैं एग्जांपल पूछूं, तो बेस्ट एग्जांपल इसका होता है बच्चों एलॉय। जितने भी एलॉयज होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड इन सॉलिड के केस होते हैं। आपकी लाइफ में, आपके ग्रेड 12th में, जेई नीट में जो एक एलॉय सबसे अहम भूमिका रखता है, वो एलॉय है मिश मेटल का। मिश मेटल मैं आपको बता दूं उसके बारे में, या आप इसके बारे में खुद ही सर्च करके पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया भी था आपको। क्योंकि मिश मेटल क्या होता है, तो लैंथेनॉइड एलिमेंट का एलॉय होता है ये। इसको शेल्स ऑफ बुलेट बनाने में यूज करते हैं। देखिए अब के जब चैप्टर पढ़ोगे आप, तो अब मैं सारे चैप्टर्स को कोरिलेट कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा था कि सबके लिए नहीं है ये क्लास। तो शेल्स ऑफ बुलेट, या आप कह सकते हो कि लाइटर फ्लिंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटर फ्लिंट बनाने में। ठीक है, तो मिश मेटल एक 95% लैंथेनॉइड एलिमेंट होता है, 5% आयरन या मैग्नीशियम हो सकता है, बाकी ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन का, तो बेस्ट एग्जांपल इज एलॉय। अगर कभी मान लो आपसे असर्शन रीजन पूछ दे बच्चों, तो जरूर ध्यान रखना कि एलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एलॉयज जो है
वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत यूनिफॉर्म होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं एलॉयज। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। तो अगर मान लो आपसे कल को अगला सवाल पूछे कि आप लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल बताओ, लिक्विड सोल्यूशन का, तो उसके लिए बहुत बहुत सारे एग्जांपल हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज लिक्विड सोल्यूशन का, लिक्विड सोल्यूशन मीथेनॉल इन वाटर, है ना, CH3OH इन वाटर। तो ये लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर कभी आपसे पूछ दे मान लो कि आप गैसियस सोल्यूशन का एग्जांपल बताओ, गैसियस सोल्यूशन का, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट विल बी योर एयर। यहाँ पे क्या है, गैस इन गैस, गैस इन गैस एयर। ठीक है, तो अगर कभी बोलते हैं कि ये बताइए एरिएटेड ड्रिंक किसका एग्जांपल है, सारांश, एरिएटेड ड्रिंक क्या बोलोगे? सर गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड, एकदम सही। ठीक है, तो जो भी हम ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो सब गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल है। अच्छा सारांश, इसमें बड़ा अच्छा लॉ भी है, अगर मान लो मैं तुमसे एरिएटेड ड्रिंक्स की सर बात इसके करूं बेटा। अंदर हेनरीज लॉ यूज होता है, हेनरीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसे हम हेनरीज लॉ से पढ़ते हैं। सारांश ध्यान रहे कि हेनरीज लॉ का इस्तेमाल ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। हेनरीज लॉ का इस्तेमाल जो है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी होता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने बेसिक एग्जांपल देखे जो आपको आने चाहिए, वो बहुत जरूरी भी है आप लोगों के लिए वो। सो नेक्स्ट है कि आप ली चैटलियर प्रिंसिपल से समझते क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा, ग्रेड 12th में इसका इस्तेमाल होगा, तो आपको आना चाहिए। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बात करता है बच्चों इक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए इक्विलिब्रियम जो शब्द है वो कहां कहां बन सकता है ये आप समझिएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल बात करता है बच्चों इक्विलिब्रियम के बारे में, और इक्विलिब्रियम शब्द तब बनता है जब सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो वो अपने मैक्सिमम स्टेबल स्टेट पर है। अगर कोई रिएक्शन बच्चों इक्विलिब्रियम पर है तो वो अपने मैक्सिमम स्टेबल स्टेट पर है। और आपने अगर ऐसा कोई भी फैक्टर, जैसे लेट्स सपोज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन को चेंज किया जो इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, आपके द्वारा करे गए चेंज को अपोज कर देगा, और इसी को हम कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रहे जब भी सॉलिड को लिक्विड में घोलोगे, लिक्विड को लिक्विड में घोलोगे, गैस को लिक्विड में घोलोगे, तो वहां पर ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल जरूर होगा। और तुम लोगों को बच्चों एक बात और ध्यान होनी चाहिए, वो क्या है कि अगर कभी गैस इन लिक्विड का तुम सोल्यूशन बनाओ, गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। देखो थर्मोडायनामिक्स और सॉल्यूशन दोनों का इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक नया बॉन्ड बनेगा और एनर्जी बाहर निकलती है। बट अगर आप कभी लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बनाते हो तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू मेनली पॉजिटिव होती है, बट नेगेटिव हो सकती है, ये बात ध्यान रहे, बट मे बी नेगेटिव, बट मेनली क्या कहोगे, पॉजिटिव। बट अगर आप कभी सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हो, सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन, तो यार यहाँ पे तो जो वैल्यू है वो हमेशा डेल्टा एच की हम लेके चलते हैं पॉजिटिव। हालांकि कुछ नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव आता है, बट हम लेके क्या चलेंगे बच्चों, पॉजिटिव, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप बात को समझ पा रहे हो, कि ये जो लॉ है, ये वाला जो गैस एंड लिक्विड की बात आप अपने जीवन में करते हो, इसको लेके जाता है हेनरीज लॉ अपने साथ। अभी देखेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है। और जो ये दो केसेस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इस चैप्टर में आप पढ़ोगे अंडर द हेडिंग रॉल्ड्स लॉ। ठीक है,
तो ये दो सॉल्यूशंस हैं, ये दो कैटेगरीज हैं जो आप देखोगे अभी आगे चल के। तो हमने देखा कि गैस इन लिक्विड की बात कौन करता है, और फिर हमने देखा यहाँ पे कि लिक्विड इन लिक्विड की बात कौन करता है। अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो जो अगला टॉपिक है वो आता है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले मैं अगर आपसे एक बात पूछ लूं कि लेट्स सपोज कि मुझे अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलना है, तो आप लोगों के हिसाब से अमोनियम क्लोराइड का पानी में घुलना, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो सकती है? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आपने अमोनियम क्लोराइड को बच्चों पानी में घोला तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत बेसिक सवाल पूछेगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है, अगर पूछता है तो बताओ। सर नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। नहीं, हमेशा ध्यान रखना, शरारत पॉजिटिव। सॉलिड है तो यस पॉजिटिव होगी बेटा, सॉलिड है तो हमेशा क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखो ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको। तो अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन पानी के अंदर वैसे पॉजिटिव होता है, बट पॉजिटिव पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, ये भी ध्यान रखना। तो मेनली क्या माना जाता है? वो पॉजिटिव माना जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज मेनली सर पॉजिटिव, ये हमें कभी आना चाहिए। सर कभी एंथैल्पी चेंज जीरो हो सकता है। एंथैल्पी चेंज जीरो, अगर कोई रिएक्शन हो रही है वो इक्विलिब्रियम पे बैठा है तो वहां पे जीरो हो सकता है ना, ओके। हमेशा ध्यान रखना। बट जनरली अगर रिएक्शन हो रही है और वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, तो नॉर्मल जो आप प्रोसेस करते हो वो तो इक्विलिब्रियम पे होते नहीं है, तो नॉर्मली हम एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं करते। अगर आप आइडियल सोल्यूशन बनाते हो तो आइडियल सोल्यूशन आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे, वहां पे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जीरो हो सकती है या होती है। समझ गए इस बात को? चलो आगे बढ़ते ओके हैं सर। नाउ। सो नेक्स्ट है कि आपको क्या लाइन पता होनी चाहिए आपके कोर्स में। तो आई होप आप सबको पता है कि बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो बाइनरी सोल्यूशन जब आप पढ़ोगे या आपको पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल चैप्टर में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में करता है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूट, एक सॉल्यूट, एक सॉल्यूट जो है वो अगर एक सॉल्वेंट में घुला है प्रभु, तो वो बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन का हमारी लाइफ में सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम ध्यान से समझें तो सोल्यूशन जो शब्द है, आप लोगों ने कभी इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में सुना है? इंट्रावेनस इंजेक्शन, नहीं सर। ठीक है, आज सुन लिया। तो सोल्यूशन का इस्तेमाल हम मेनली इंट्रावेनस इंजेक्शन में भी करेंगे, ये हम सबको आना चाहिए। देखो कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए इंट्रावेनस इंजेक्शन, तो अगर मान लो जिन लोगों को काला आजार है, ये डिजीज का नाम है, ठीक है, या बहुत ज्यादा अगर कभी बॉडी में वीकनेस आ जाए, किसी मेटल की कमी हो जाए, सेलेनियम का इंजेक्शन किसी को देना हो, तो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंसेंट्रेशन है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा ब्राइन सोल्यूशन का नाम, सुना ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? तो ब्राइन सोल्यूशन जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन होता है। तो अगर जब भी हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं किसी को, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसका जो कंसेंट्रेशन है, वो एकदम सेम होना चाहिए जो हमारे ब्लड प्लाज्मा का कंसेंट्रेशन। भाई आप लोगों ने जरूर सुना होगा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक, सुना है ना। तो ये जो कंसेंट्रेशन शब्द हैं, ये कंसेंट्रेशन शब्द जो है, अगर आप अपनी बॉडी में किसी को इंट्रावेनस इंजेक्शन लगता है तो उस केस में हमारी बॉडी में जो ब्लड प्लाज्मा का कंसेंट्रेशन है और जो आप इंजेक्शन लगा रहे हो उसका कंसेंट्रेशन दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज डेथ के चांसेस होते हैं, आर्टरीज या वेन्स के फटने के चांसेस होते हैं। एनीवेज, तुम लोगों ने कभी ये सुना है कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है?
देखो अगर तुम लोग जवाब नहीं दोगे तो मैं मीटिंग 1 मिनट के अंदर खत्म सर कर दूंगा। सुना है। सुना है सर, सुना है सर। ठीक है, तो अगर तुमने ये सुना होगा तो वहां पे कौन सा नमक हम कहते हैं, बेसिकली कौन से नमक का कंपोनेंट हम कहते हैं बच्चों, तो हम मेनली कहते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन होता है, टूथपेस्ट कंटेन फ्लोराइड आयन। तो क्या फ्लोराइड आयन का अमाउंट कभी भी डेंजरस हो सकता है, या कितना अमाउंट फ्लोराइड आयन का हमारी टूथपेस्ट में अलाउड है, हमको ये पता होना चाहिए। ये सॉल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो कहता है कि अगर 1 पार्ट पर बिलियन, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन प्रिवेंट्स टूथ डीके, ये बात ध्यान रखना, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन बच्चों, दिस प्रिवेंट्स टूथ डीके। बट अगर मान लो कभी भी ये अमाउंट 1.5 ppm हो गया, 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, तो उस केस में हमारे जो टीथ हैं उन्हें हो जाएगा वहां पे टूथ डीके, टूथ डीके। कहता है कि ऐसे केसेस में हमारे जो टीथ हैं उनकी मॉल्टिंग शुरू हो जाती है, दे गेट मॉल्टेड, टीथ गेट मॉल्टेड, पिघलना शुरू हो जाते हैं, कलर्ड होना शुरू हो जाते हैं। मॉल्टिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, कलर होना। और अगर कल को 1.5 ppm से ऊपर हो गया अमाउंट, तब तो भाई उस केस में वो एज अ पॉइजन बिहेव करता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारी किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतनी बातें हम याद रखेंगे। 1 अब आगे ppm। क्या बेटा, तो पॉइजनिंग कितने पे होती है? 1.5 ppm के बाद। 1.5, ठीक है। ठीक है, तो ये आई होप आपने सर सारी वो चीजें, हार्डनेस ऑफ वाटर परमानेंट वगैरह उस वो कौन से चैप्टर में रहता है? बेटा वो हट गया आपके कोर्स से, वैसे वो उसमें था, हाइड्रोजन में था। ठीक है सर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टर्म एनसीईआरटी बोलता है वो है एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं, तो अगर मान लो किसी को नहीं भी आता होगा तो वो भी सीख जाएगा। एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ मतलब कौन कौन से मेथड्स के फॉर्म में हम सोल्यूशन को बनाते हैं और उनके कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो होता है परसेंटेज के टर्म्स में, विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज। अब परसेंटेज में हमने क्या समझना है बच्चों, हमको इसमें समझना है पहला वेट बाय वेट परसेंटेज। इसी का एक और नाम होता है, वो नाम होता है मास बाय मास परसेंटेज। अच्छा, इसी का एक और नाम होता है बाय मास, और इसी का नाम एक और नाम होता है बाय वेट। तो ये सारी चीजें जो है ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आती है। ठीक है, दूसरा जो इसमें आता है वो आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा इसमें आता है बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमने लाइफ में क्या ध्यान रखना है कि अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम विथ रिस्पेक्ट टू 100 की बात करेंगे। ये हमको समझ में आना चाहिए कि अगर हम कभी भी परसेंटेज की बात करते हैं बच्चों तो हम विथ रिस्पेक्ट टू 100 की बात करते हैं। ठीक है जी, पहला टर्म इसका ये था। दूसरा जो हमको मिलेगा यहाँ पढ़ने को वो है कैपिटल एम, इसे हम लोग कहते हैं मोलारिटी। और मोलारिटी के हमें वैसे के 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, इन लीटर्स। और तीसरा जो हमको दूसरा जो हमको मोलारिटी का फॉर्मूला आना चाहिए वो आना चाहिए M1V1 इक्वल्स टू M2V2। और ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हम डाइल्यूशन करते हैं, केस ऑफ डाइल्यूशन, केस ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला जो हमको मोलारिटी का आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि अगर मान लो कभी हमसे रिजल्टेंट मोलारिटी पूछ दे चीजों को मिलाने के बाद, या फाइनल मोलारिटी पूछ दे, तो हम कहते हैं M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, अगर दो अलग अलग सोल्यूशन है तो 3 फॉर्मूले हमको मोलारिटी के आने चाहिए।
मोलारिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर में। अगर कभी ऐसा हो कि नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दिया हो तो ऊपर 1000 से जरूर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हमने पहला देखा परसेंटेज, हमने दूसरा देखा बच्चे मोलारिटी, और तीसरा जो टर्म आएगा यहाँ पे, तो पहला हो गया परसेंटेज, दूसरा हो गया मोलारिटी, तीसरा आता है बच्चों मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तुम्हारा जो है ये मोलालिटी का फॉर्मूला है। अच्छा, देन वी हैव मोल। अच्छा, इसके बाद हम सीख सकते हैं यहाँ पे, आप कह सकते हो अगर आप सीखना चाहो तो नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, अब नॉर्मेलिटी वैसे सीबीएसई में नहीं है, तो बस आपको इतना सब इतनी बात ध्यान रखती है कि नॉर्मेलिटी आपके लिए जो है, आपको बेसिक फॉर्मूला जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वी, ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। इसके अलावा आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशन क्या होता है। तो हम कहते हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर का काम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहां पे बात करेंगे इसकी हम। देन हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस को स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी जनरेट किया जाता है या जज किया जाता है। तो स्ट्रेंथ, तो अगला टर्म क्या हो गया, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो ये इसका मतलब होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये स्ट्रेंथ होता है। तो ये हमको आना चाहिए कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या फिर आप उसको डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी स्ट्रेंथ की बात करेगा तो इसकी जो यूनिट हो, या अगर कभी आपको यूनिट ऐसे मिलती है ग्राम पर लीटर, या कभी आपको ऐसा मिलता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो पक्का वो आपसे बच्चे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो शब्द आता है वो आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी ये हमें क्या पता होना चाहिए, बेसिक टर्म है बहुत। फॉर्मेलिटी जो है ये वैलिड फॉर आयोनिक सॉल्यूशंस या आयोनिक कंपाउंड्स होता है बेसिकली, और ये ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ा था। बट फर्क क्या है कि अगर कभी आयोनिक कंपाउंड जैसे मान लो NaCl, जैसे मान लो Na2CO3 है, जैसे मान लो KOH है, अगर उनके लिए हम मोलैरिटी निकालते हैं तो एक्चुअल में वो फॉर्मेलिटी कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यह सबको आना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बात समझनी है, अगर कल को मान लो आपसे कहता है कि आपके पास 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है Na2CO3 का, और आपसे कहता है चलो जी इसका मतलब बताओ इसमें कितना Na है कितना कार्बोनेट, तो आप क्या समझोगे बच्चे, आपको पता है कि जब ये टूटेगा तो कैसे टूटता है, ये टूटता है 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। तो आप ये कहोगे कि यहां पर ये सोल्यूशन जो है इसके अंदर 0.4 मोलर Na प्लस है आयन, ठीक है, एंड 0.2 मोलर कार्बोनेट आयन है। आई होप आप समझ सकते हो मैंने कैसे निकाला। भाई अगर 0.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन Na2CO3 समझ का गया है, सर। ओके दैट्स ग्रेट, दो हिस्सा इसका एक हिस्सा इसका। तो बेटा ये क्या होता है सारांश, बड़ा बेसिक सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो हमें चीजें बस पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो लेट्स सपोज अगर कभी आपको मिले पहला 10% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, और आपसे कभी इसका मतलब पूछ दे, तो बहुत सिंपल सी भाषा में इसका मतलब सब लोग समझेंगे कि इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द
सोल्यूशन। ये सिंपल सा मतलब बच्चे इसका। कई मान लो अगर आपको बोल दे यहाँ पे कि आपके पास है 15% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका मतलब आपके लिए है 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। ध्यान रहे जब वॉल्यूम देगा तो उसको ml में लेके चलना है, ठीक है। अगर कल को आपको तीसरी चीज यहाँ पे ऐसे पूछ दे 25% NaOH सोल्यूशन V बाय V, तो इसका मतलब बच्चे हमारे लिए क्या हुआ 25 ml ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो इसका इस्तेमाल मैं आपको सच बताऊं सोल्यूशन चैप्टर में आपसे जो बेसिक न्यूमेरिकल एक पूछेगा वो मोलारिटी या मोलालिटी पे पूछेगा, डेंसिटी वेंसिटी दे देगा, मोल फ्रैक्शन पे पूछेगा, और एक अगर आपसे पूछेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ले जाके पूछेगा। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो उसमें ऐसे सवाल के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब लेट्स सपोज, हाँ, अगर डेंसिटी की आपसे बात करूं तो डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों मास ऑफ द सोल्यूशन। ध्यान रहे सॉल्यूट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ये डेंसिटी का मतलब होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टर्म यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन। शब्द क्या है और मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो हमको ये पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं गंदे वाले एक्स से, इसको आप लोग काई भी कहते हो। अगर मैं कल को आपसे काई 2 की बात करूं, मैंने आपको बताया कि 2 का मतलब आप जो है सॉल्यूट की बात करोगे, तो काई 2 का मतलब मेरे लिए यहाँ पे हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये पहला फॉर्मूला आपके लिए। अगर कल को बात करता हूं बच्चों काई 1 की, तो बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट या हाँ अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया मेरा मोल फ्रैक्शन। हमको ही पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का जो रिलेशन है वो क्या है, वो काई 1 प्लस काई 2 बराबर 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी टू कंपोनेंट बराबर कितना होता है बच्चों 1। अगर कल को मैं ऐसे लिख दूं काई 1 प्लस काई 2 प्लस काई 3 प्लस काई n, तो ये भी बराबर कितना होगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी n नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये बराबर भी कितना होता है 1। अब यहाँ पे ये तो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। अगर कल को आपसे पूछ दे रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो हमको आना चाहिए बच्चों, हम कहते हैं मोलालिटी बराबर काई 2 अपॉन काई 1 इंटू 1000 अपॉन MB, काई 2 अपॉन काई 1 इंटू 1000 अपॉन MB। यहाँ पे काई 1 आपको, काई 2 आपको पता है सॉल्यूट के लिए हो गया, काई 1 आपका सॉल्वेंट के लिए हो गया मोल फ्रैक्शन, और MB जो है ये होता है मोलर मास। MB जो है ये होता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। MB इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। MB यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये किससे ज्वाइन किया, माहिन के नाम से। सर मैं ठीक है बेटा, ओके। तो अब ये हो गया हमारा मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो ये हम सबको आना चाहिए। इसके सवाल, इस सवाल के पूछने के चांसेस 0 है। रीजन, ये जेई या नीट लेवल का सवाल है, बट फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो सॉल्यूशन चैप्टर। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपसे क्या बन सकता है, देखो आपसे पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कि आपके पास 2 मोलर 2 मोलर एक्वस एक्वस इथेनॉल सोल्यूशन है।
और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब ये अगर सवाल आ गया तो पेपर बहुत टफ माना जाएगा, ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ये सवाल है। 2 मोलल है, सर ध्यान रखना। पीवाई क्यू है। हाँ बेटा, ये PYQ है, यस। तो 2 मोलल एक्वस इथेनॉल सोल्यूशन है और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों इथेनॉल का। विश्वास करो बहुत सिंपल चीजें, अब आप सबने पेपर भी दे रखा है केमिस्ट्री का, सबको पता है लेवल क्या होता है। थोड़ा मेहनत कर लोगे बहुत अच्छा कर लोगे लाइफ में। तो देखो हमें क्या समझना है, और मैं बता दूं अगर ये पेपर आ गया, अगर ये सवाल आ गया तो पेपर टफ माना जाता है। तो इसका मतलब ये है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथेनॉल का निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तरीका होता है करने का, तरीके से करेंगे क्योंकि 100 लाना बड़ा आसान होता है केमिस्ट्री में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बराबर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो बच्चे, अब यहाँ पे आपको ट्रिक क्या समझनी है कि भाई जब मोलल बोले तो मोलल शब्द का अर्थ निकालना। तो मोलल शब्द का अर्थ होता है बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल in 100 gram of the solvent. I hope I am correct. 2 moles of ethanol in 100 grams of the solvent. I'm sorry, in 1000 gram of the solvent. किसी ने बोला भी नहीं कि I'm correct or not. So 2 moles of ethanol in 1000 gram of the solvent. ये मतलब किसका हुआ, मोलल का। तो देखो यार, अब इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 प्लस, जरा पानी का मुझे सर मोल तो बताओ मोलर से कितना। मेरे को सॉल्वेंट सॉल्वेंट का पता चल जाएगा, मास का, हाँ, एंड उसके थ्रू कितना मेरे आ रहा को है, मोल्स का पता चल जाएगा। तो मुझे बता सकते हो यहाँ पे मास ऑफ द, यहाँ पे सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ रहे हैं प्लीज। देखो मैंने नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल तो लिख दिया यहाँ पे, है ना, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। तो आखिर पानी का कितना आ रहा है, 55.55। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे पानी का जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो 55.55 आएगा। कैसे निकाला वो समझ लेते हैं बेटा। तो हमको पता है कि अगर हमें कभी मोल निकालना होता है तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टूड था, ये 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है, तो गिवन मास कितना हो गया पानी का, 1000 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया पानी का, 18 ग्राम। आप जब डिवाइड कर दोगे तो आपका आएगा 55.55। आई होप सबको क्लियर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था, आना चाहिए हम सभी को। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लो कल को आपसे बोलता है, अब मैं थोड़ा सा और टफ पेपर आपको देता हूं, कि आपके पास 2 मोलर 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है, 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। आपको बच्चों नॉर्मेलिटी निकालनी है, कितनी होगी। सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आने के चांसेस सबसे ज्यादा। 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है और आपको इसकी मोलैरिटी आपको इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। सर n फैक्टर इंटू m वाले से। ठीक है, तो तो इसका 4 मतलब, हाँ ठीक है, 4 तो मोल। नॉर्मेलिटी, हाँ एकदम सही, नॉर्मेलिटी बराबर हमने पढ़ा था मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो हम सबको पता होना चाहिए बच्चों कि एसिड्स के लिए एन फैक्टर का मतलब होता है कितने एच वो निकाल सकते हैं, कितने एच डिस्प्लेसेबल हैं। ये एसिड के लिए एन फैक्टर का मतलब है एच डिस्प्लेसेबल। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे ये हो गया हमारा, मोलैरिटी कितनी दी हुई है 2, H2SO4 में 2 H निकल सकते हैं, तो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे 2। तो आंसर कितना आ गया जी 4। अच्छा एक बात का जवाब दो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, क्या H2SO4 को मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड कह सकता हूं। इस सवाल का जिक्र आपसे है आपके ग्रेड 12th में, तो आपको पता होना चाहिए। बताइए, क्या मैं H2SO4 को एक ऑक्सीडाइजिंग हाँ एसिड सर। कह सकता हूँ बच्चे। ओके, क्या मैं H3PO4 को एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड कह सकता हूँ। हाँ सर कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप जानेंगे बेटा सारांश कि इसे तो कह सकता हूं बच्चे, बट इसे नहीं कह सकता।
सर ठीक वो है, दोनों का काम तो कभी कभार सर साथ में भी इस्तेमाल होता है। हमेशा ध्यान H3PO4 रखना है। के साथ तो रिडक्शन करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। देखो समझ में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, वो H3PO2 के साथ करते थे, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। वो हम डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बनाते थे, वो H3PO2 था, ना कि H3PO4 होता है। खैर, नहीं बात सर, को वो समझो प्लीज। वो नहीं होता था जिससे जैसे 85% कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 डालते थे सेकंड डिग्री एल्डिहाइड में, और नहीं नहीं नहीं, ऐसा फर्स्ट कुछ वाले नहीं, में ऐसा कुछ नहीं है। 85% अब का। तुम्हारे तुम्हारे कोर्स में H3PO4 का इस्तेमाल दो जगह है। मैं तुमको दो जगह बता देता हूँ, जरूर ध्यान रखना सब लोग। पहले मेरी बात ध्यान रखना कि H3PO4 एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसे प्लीज कहीं पे लिखना। फिर बताता हूँ कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नॉन तो सर ये हाइड्रेशन ऑक्सीडाइजिंग वाला है। एसिड, यस यस यस। तो और एक एल्केन के लिए है। तुम्हारे पूरे कोर्स में H3PO4 का इस्तेमाल बच्चों दो जगह होगा। पहला, सबसे पहला, तुम हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर जब पढ़ते हो, तो वहां पे पहली बार H3PO4 का इस्तेमाल तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें एक सवाल किताब में दिया है, वो सवाल क्या है कि वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द reactions of alcohol with Ki। ये बात ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का हेलो एल्केन हेलो एरीन का पुरानी किताब के हिसाब से 10.2 इन टेक्स्ट सवाल है बच्चे। तो वहां पे उसका आंसर था, क्योंकि भाई सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो वो I- को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए हमको वहां पे H3PO4 का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। पहली दफा यहां यूज करते हैं इसको। दूसरी दफा बच्चों हम लोग इसको यूज करते हैं जब आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कॉज करते हो। तो मेनली आपको ग्रेड 12th में इन दो जगह पे इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो हमने क्या सीखा कि H3PO4 एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, बोलो यार, हो है गया ना? सर। तो जब तुम कुछ नई चीजें सीखते हो, जरूर उसको करेंगे पे नोट किया करो, तुम्हारे लिए अच्छा होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला जो है, अगर कभी आपसे पूछ दे, देखो मैं सारे तरीके से सवाल बनाऊंगा और पूरे सिलेबस को खत्म करूंगा। तो मान लो कभी आपसे पूछ दे बच्चे कि पीपीएम का ये रिलेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सब्सटेंस, लेट सपोज एक्स की बात कर रहा हूं, तो क्या उसके लिए ये फॉर्मूला सही है? मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁶। ये पहला ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ एक्स बराबर मास ऑफ एक्स बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। कि क्या ये फॉर्मूला सही है? आपको बताना है, पार्ट्स पर मिलियन एक्स की बात मैं आपसे कर रहा हूं। सेकंड। बहुत बढ़िया, तो एकदम सही एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था, जेई मेंस, नीट और सीबीएसई तीनों के लिए बेहतरीन सवाल। तो पार्ट्स पर मिलियन एक्स अगर आपको किसी का भी निकालना हो एम्बर, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, उसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ द एक्स अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। जरूर इसको लिखना तुम लोग। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं जिससे बार बार पढ़ो और चैप्टर तुम्हारा एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो बेसिक सवाल थे इसके ऊपर, ये बेसिक चीजें थी। अब चैप्टर में जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि आप सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हो। लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है पोलर डिसॉल्व पोलर। इसका और सिंपल सा मतलब है नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। तो देखिए, ये सवाल आपकी किताब में है कहाँ?
तो एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि मेरी बुक पुरानी है, एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और मैं अभी सवाल बोल देता हूँ वो सवाल कौन सा है। तो सवाल है बच्चों, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, देखो साफ साफ बोल रहा है वो, बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन नंबर मेरी किताब का है 2.24, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following based on solute solvent interaction, arrange the following in the increasing order, in the increasing order of solubility in, भी पहले एनसीईआरटी का सवाल दे रहा हूं फिर अपने आप बना के दूंगा, इन एन ऑक्टेन, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन भी करना है। रजा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो बच्चे। और हमको दिया हुआ है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर हम सबको आना चाहिए लाइक दिस, और दूसरा बच्चे हमको दिया है यहाँ पे KCl, तीसरा बच्चे हमको दिया हुआ है CH3OH, और चौथा बच्चे हमको दिया हुआ है CH3CN। रजा, अगर आपको जरा सी भी तकलीफ ना हो तो क्या आप बताएंगे प्लीज इस सवाल का जवाब बेटा? नहीं सर बताइए, हाँ एक बोलिए। सेकंड। एक सेकंड रजा लाइफ बदल देती है, ध्यान रखना। हम्म, एक चलिए मैं मिनट। अब आपने 1 मिनट मांग लिया, ज्यादा समय मांग लिया, तो मैं सवाल को लेके चलता हूँ ईश्वरजीत। ईश्वरजीत आप बताइए। सर याद नहीं। दिमाग लगाओ, याद क्या करना है इसमें। सारांश आप बताएंगे प्लीज। सारांश सोच रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ। बेटा, इतने में तो दिक्कत हो जाएगी। अनन्या आप बताएंगे प्लीज। ये चेहरा सर मत एन दिखाओ मेरे पास ऑक्टेन फोन है अब ऐसे। हाँ बोलो ए बेटा बोलो। पोलर है, हम्म, और इसके वजह से जो भी उसके अंदर जाएगा वो ए पोलर ही हो सकता है, पोलर तो जाएगा नहीं। पहली बात तो कोई शब्द ए सर पोलर होता नहीं है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ठीक है। तो अब देखो जरा समझते हैं सवाल को, दैट्स वेरी सर बैड। सर हाँ बोलो बेटा। मोहक तुम बताओ। सर सर 2 3 4 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर। टू मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा साइक्लोहेक्सेन, मुझे सर इस बार एन केसीएल। एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन में कौन होगा? KCl। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो वो बस सबके सब। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल, सबसे कम, सबसे साइक्लोहेक्सेन कम। नहीं होगा? चलो अब मैं बता रहा हूँ, समझ गया मैं। अब देखो एन ऑक्टेन, सर केसीएल CH3OH एंड CH3CN ना एक सर तरीके से KCl उनका सबसे इंक्रीजिंग ज्यादा ऑर्डर में पोलर होगा। पोलर हाँ है। हाँ हाँ एंड जो हाँ ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है ना वो सबसे नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में नॉन पोलर होता है, एंड एनॉक्टेन नॉन पोलर है। इसलिए करेक्ट। सबसे कम केसीएल में, और CH3OH, फिर CH3CN, और फिर साइक्लोहेक्सेन। हाँ एकदम सही, देखो ये ऑर्डर है, और आप सबको इसका रीजन भी अब पता होना चाहिए, जैसे शरांश ने बताया। शरांश बहुत समझदार है, मैं मानता हूँ इस बात को। देखो यहाँ पे क्या होगा कि एन ऑक्टेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इस बात को हम सब लोग समझेंगे। बच्चों नॉन पोलर जिनको नहीं आता वो इस बात को समझेंगे कि इसका मतलब है ये मेनली कार्बन और H का बना हुआ है। तो जहां पे सिर्फ कार्बन और H होंगे वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल इसमें होंगे, इसलिए हमने बोला कि साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद देखो CH3CN में कितने कार्बन है बाबा? 2। और CH3OH, हालांकि देखो सारा समझना, ये दोनों ही कोवेलेंट है, लेकिन ज्यादा कोवेलेंट वो माना जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। इसीलिए यह क्या हुआ कि CH3CN आ गया, इसके बाद फिर CH3OH आया, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? KCl, कि KCl एक ऑर्गेनिक, KCl एक आयोनिक कंपाउंड होता है। सर अगर इथेनॉल होता CH3OH की जगह तो इथेनॉल ज्यादा होता ना हमारा सॉल्युबल। हाँ बेटा, क्योंकि इथेनॉल जो है वो ज्यादा पीएच बहुत नॉन ज्यादा है। पोलर होता है। हाँ वो ज्यादा नॉन पोलर, ज्यादा कार्बन है ना वहां पे। सिंपल हाँ हाँ कॉन्सेप्ट है यार।
अगर ज्यादा कार्बन आ नहीं गया तो सर, हाँ, सर इथेनॉल वो CN से और पूछ रहा है, इथेनॉल और नाइट्राइल। CH3CN में। हाँ हाँ। इथेनॉल और CH3CN में नहीं बेटा, तब भी तुम्हारा CH3CN आगे निकल जाता। क्यों? क्योंकि इथेनॉल उसके तो अंदर H बॉन्डिंग बना CN सकता है बॉन्ड है ना, क्योंकि। इथेनॉल तो H बॉन्डिंग बना सकता है। और यहाँ ओके पे ओके कॉन्सेप्ट ओके किसका आ रहा है कि कोवलेंट, प्योर कोवलेंट कंपाउंड में कौन घुलेगा। तो प्योर कोवलेंट का बेसिक मतलब होता है कि जहां पे कार्बन और H का मात्रा ज्यादा हो। समझ गए इस बात को? ठीक है, ओके सर। फाइन। तो अगर मान लो कल को मैं तुमको दे देता, लेट्स सपोज तुम्हारे पास है N हेक्सेन और N ऑक्टेन, और तुमसे कहता बताओ क्लोरोफॉर्म में which will be more soluble in chloroform, तो तुम क्या जवाब देते? अगर कल को तुम्हारे पास N ऑक्टेन है ना, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है N हेक्टेन है, सॉरी N हेक्सेन है, तो क्लोरोफॉर्म में कौन ज्यादा सॉल्युबल है और क्यों? सर एनहेक्सेन, क्योंकि उसमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर है ऑक्टेन से। ओके, तो देखो हमेशा सवाल को सोच समझ के जवाब देते हैं। तुमको ये पता होना चाहिए, मैंने देखो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था आज, शायद तुम थे उस टाइम, कि क्लोरोफॉर्म एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मैंने कहा था ना। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर कोई चीज होती है तो मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज्यादा ऑर्गेनिक होंगे उनको ज्यादा घोलेगी यार। तो ये वाला ज्यादा ऑर्गेनिक है ना, 8 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, जरा सॉल्युबल तो यही हुआ ना बेटा। तुम क्या पोलर लेके चले ओके गए थे सर। क्या उसको? हाँ। समझ गया था मैं, समझ में आ गया तुम्हें? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ रहे हैं, तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा अगेन इसी टॉपिक के ऊपर, लाइक डिसॉल्व लाइक, या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर हम बात करें। देखो तुम्हें जो फोर्सेस समझने हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सवाल से पहले समझ लो वो तुम्हारे कोर्स में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो तुम्हारे लिए है बच्चों, सबसे पहला फोर्स जो तुमको आना चाहिए, दैट इज योर वैंडर वॉल फोर्स। वैंडर वॉल फोर्स, और बेसिकली हम क्या समझेंगे कि जहां पे ज्यादा कार्बन H होगा वहां पे ये होंगे। अगर मान लो कभी गैसियस सोल्यूशन है, मतलब गैस अगर पड़ा हुआ है कहीं पे, तो वहां पे ध्यान रखना लंदन डिस्पर्शन फोर्स नाम हो जाएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, CCl4 मान लो कहीं तुमको दिया हुआ है, या कहीं तुमको आयोडीन दिया हुआ है जो वोलेटाइल बन जाता है, या अगर कहीं तुम्हारे पास दोनों पोलर हैं, तो उसका आंसर हमेशा बोलना डाइपोल 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 डाइपोल। इस चैप्टर में जरूर तुम लोग H बॉन्डिंग को समझना, अगर कहीं पे सॉल्यूशन का केस तुमको दिया होता है तो। ठीक है, तो मैं तुमको सवाल देने जा रहा हूँ, सवाल समझना और करना। तो सवाल है तुम्हारी किताब का है बच्चों 2.23, मेरी पुरानी किताब है, ध्यान रहे। सवाल कहता है सजेस्ट, थोड़ा मैं इसमें ऐड भी करूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, या इंटरेक्शन किताब कहती है, इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पार्ट suggest the most important type of intermolecular forces or interaction in the following parts। तो वहां पे क्या है, तो पहला आपको वहां पे दे रखा है, पहला N हेक्सेन प्लस N ऑक्टेन, दूसरा I2NCCl4, तीसरा NaClO4 प्लस वाटर, चौथा मीथेनॉल मतलब CH3OH प्लस एसीटोन। सारांश मैं एक फॉर्मूले में बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं सारी हेल्प चाहूंगा इसमें यार। पांचवा है वो एसीटोन एंड एसीटोन नाइट्राइल। सारांश ये एसीटोन नाइट्राइल क्या होता है बेटा, मैं काफी कंफ्यूज हूँ, उसको प्लीज बताओगे प्लीज। एसीटोन एंड एसीटोन नाइट्राइल, सारांश। CH3CONH2। दैट्स वो वेरी तो बैड, अमाइड, वो दैट्स तो वेरी अमाइड बैड, होता द है। करेक्ट आंसर इज CH3CN। तो सारांश आपने जो गलती करी है उसे लिख लीजिए 5 बार और मुझे भेज देंगे आप।
कि एसिटोनाइट्राइल कहते हैं CH3CN को। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए नाइट्राइल शब्द तब आता है आपके कोर्स में जब आप CN के कार्बन को भी गिनते हैं, ठीक है। अच्छा, एसिटो का जनरली मतलब 2 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये रहा। तो अब इसमें ये तो सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं थोड़ी चीजें और ऐड कर रहा हूं इसमें यहाँ पे। तो अब जो अगला मैं इसमें ऐड कर रहा हूं दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6, और वो आपका है यहाँ पे फिनॉल प्लस अल्कोहल। देन NaI इन वाटर। चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं चाहूंगा इसका जवाब मुझे शौरिश बताए। शौरिश आप हैं यहाँ पे? यस सर। चलिए शौरिश पहले का जवाब बताइए प्लीज। सर वैंडरवॉल। वैंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। सर। शौरिश अगर मैं आपसे एक बात कहूं यस सर। कि इन दोनों में कोवेलेंट भी हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? सर आपकी आवाज करते हैं क्या? अगर मैं कहूं कि इन दोनों में कोवेलेंट भी हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है सर। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में लंदन डिस्पर्शन भी है तो आप क्या कहेंगे? सर लंदन डिस्पर्शन तो गैसेस उसमें होता है ना? मेनली गैसेस के, कहना मेनली गैसेस के लिए होता है। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना शौर्य, क्योंकि बच्चे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दोगे तो ध्यान रखना। देखो वैंडरवॉल फोर्स तो शौर्य उन सब में है जिनके पास साइज है, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स का मतलब ही क्या होता है? साइज। तो अगर कल को आपको इनका जवाब ना आए तो अपने बचाव में आप सबका जवाब वैंडरवॉल फोर्स लिख सकते हो, बट एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है आपको नंबर दे या ना दे। ऑब्वियसली बात है, हर कोई मेरी तरह समझदार या अच्छा होता नहीं है ना। तो वैसे इसका जो जवाब है एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो है लंदन कोवेलेंट। डिस्पर्शन। हाँ, पहला तो कोवेलेंट फोर्स से ध्यान रखना क्योंकि नॉन मेटल्स हैं बेसिकली। दूसरा दूसरा लंदन डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि साइज बड़ा हो गया है, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गए। ध्यान रखना, साइज बड़ा हो गया है, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गए, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अच्छा, दूसरे वाले का जवाब पूरा का पूरा लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये गैसेस के फॉर्म में जाएगा। खैर एनीवेज मोहक, मैं आपको तीसरा सवाल देता हूं, बताइए कि तीसरे वाले का जवाब क्या होगा? फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब भी कभी आयोनिक कंपाउंड आ जाए, आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को कभी भी पानी के अंदर डालोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे, आयनिक कंपाउंड इन वाटर। एनीवेज सारांश चौथा बताइए। सर डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। अनन्या आप बताना चाहेंगी? सारांश तुम्हारा आंसर सही है, बट अगर एक एग्जामिनर थोड़ा दिमागदार होगा सोचेगा। अनन्या आप नहीं बोलेंगी। एम्बर आप बोलना चाहेंगी कुछ? सर एच बॉन्डिंग। बहुत बढ़िया, ये लड़की बहुत समझदार है बचपन से ही। करेक्ट आंसर है इसका एच बॉन्डिंग। देखो क्यों, तो आप सबको पता होना चाहिए यार, यहाँ पे देखो ये O इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O पे आ गया नेगेटिव, है ना, ऐसे नेगेटिव आता रहता है। ये O इस H के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, H बेचारा चिल्लाएगा। देखो आवाज कौन सुन के चला गया? ये वाला O। तो यहाँ पे जो फोर्स बना वो H बॉन्डिंग बना, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है इसका आंसर डाइपोल डाइपोल भी है, H बॉन्डिंग भी है, बट द बेस्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारांश आई होप तुम्हें क्लियर हो गया बेटा। क्लियर होगा सर। द फिफ्थ वन, रजा आप बताएंगी पांचवा वाला प्लीज। हाँ जी सर, डाइपोल डाइपोल। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस डाइपोल डाइपोल। वेरी गुड बेटा रजा। यशवजीत प्लीज गो फॉर द सिक्स्थ वन प्लीज, थोड़ा सा टफ है बच्चे। यशवजीत। सर इसमें एच बॉन्डिंग होगी क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये होगा एच बॉन्डिंग। देखो ये O इस H के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये बेचारा चिल्लाएगा, और देखो यहाँ पे एच बॉन्डिंग बन जाएगी।
ठीक है, गुड बेटा। ओके शौरेश, 7th वन प्लीज। सर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। रीजन बताओ क्यों बोला तुमने ऐसा। सर आपने कहा मेटल नॉन मेटल बॉन्ड आ रहा है एक और उसमें H2O के साथ हो रहा है। हाँ, जब भी आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डालोगे तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। यस सर। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट वन। सर सर डाउट है बोलिए, बताइए। सर, फिफ्थ वाले में एच बॉन्डिंग नहीं होगी। 5th वाले में एच बॉन्डिंग। ओके, इस सवाल का जवाब हम सारांश से पूछेंगे बेटा, है ना। तो 5th वाला सवाल क्या था, जरा फिर से बोलना। 5th वाला सवाल था हमारा एसीटोन CH3COCN और CH3COCH3 होगा ना एसीटोन, ठीक है। कम ऑन मैन, प्लस CH3CN। सारांश। सर CH3CN थोड़ी ना दिखा सकता है एच बॉन्डिंग। ठीक है, वेरी गुड। तो अनन्या देखो, सारांश ने एकदम सही कहा। एच बॉन्डिंग होने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है अनन्या बच्चे, सॉरी एम्बर बच्चे, वो क्या है कि एच लगा होना चाहिए FON में से किसी के साथ। और जब एच चिल्लाए तो उसकी आवाज सुनने वाला भी FON में से ही कोई होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे एच थोड़ी लगा है FON में से किसी के साथ। समझ सकते हो इस बात को अनन्या, सॉरी एम्बर। यस सर, समझ आ गया। ठीक, क्योंकि ये डाउट 11th क्लास का था अंबर। तो 11th क्लास का डाउट मैंने आपको बताया। आप मुझे एक बर्गर मेरे घर पे पार्सल करवा देंगे, मैं एड्रेस आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आगे ओके चलते हैं। सर। यस, सर नेक्स्ट। हमने फिफ्थ वाले में कोवेलेंट क्यों नहीं बोला? 5th वाला क्या था, मुझे बताओगे प्लीज। सर ये वाला जो था। अच्छा, CH3CN प्लस एसीटोन। ओके, यस सर। सारांश आप आंसर देना चाहेंगे कि हमने इसमें कोवेलेंट क्यों नहीं बोला, और क्या इसमें कोवेलेंट हो सकता है भी कि नहीं। सारांश। सर पहला सवाल है, क्या इसमें कोवेलेंट हो सकता है कि नहीं। पहला सवाल तो ये, इतना समय ना लगाओ। सर कोवेलेंट तो नहीं होना चाहिए। देखो सारांश, इसमें अगर सवाल ऐसे पूछता है कि क्या इसमें कोवेलेंट हो सकता है कि नहीं, तो उसका आंसर है हाँ, हो सकता है। देखो भाई, कोवेलेंट तब आता है, पहली बात, जब नॉन मेटल सारे के सारे भरे पड़े हो, तो यस है। दूसरी बात, हम देखो मोहक सबसे बढ़िया फोर्स बोलते हैं बेटा, है ना। तो अगर आप ध्यान से सोचो मोहक, तो यहाँ पे तो चार्ज डिस्पर्शन भी आएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं। तो उस नेगेटिव पॉजिटिव के पोलर हो होने गए। की वजह से हमने उसको डाइपोल डाइपोल बोला, या हमने उसको पोलर बोला। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। सर ये एच बॉन्डिंग को भी ओवररूल करता है? नहीं, एच बॉन्डिंग कहाँ आया है इसमें, एच बॉन्डिंग आया ही नहीं। सर नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर अगर एच बॉन्डिंग और कोवेलेंट फोर्सेस में चूज करना हो हमें, मतलब कि सॉरी डाइपोल डाइपोल में चूज करना हो, हाँ, तो एच तो बॉन्डिंग को कौन सा बोलना, होना एच बॉन्डिंग को चाहिए? ओके बोलना। ओके। जैसे अगर आप अभी वाला केस देखो, तो ये वाला केस था CH3CO CH3 प्लस CH3OH। अब यहाँ पर तो ये भी कोवेलेंट है, क्योंकि नॉन हम्म। मेटल वाला केस है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, एच बॉन्डिंग। अगर मैं आपसे कल को ये बोल दूं कि ये पोलर है, मैंने वो भी सही बोल दिया। तो फोर्स तो तीनों हो रहे हैं इसमें, बट हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा अच्छा कौन सा हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो तीसरा बेसिक सवाल जो इस चैप्टर का है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है इन रियलिटी, और केमिकल बॉन्डिंग का है, वो सवाल है बच्चे बेस्ड, हाँ आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2.25। फिर इसके बाद मैं आपको 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। 2.25 सवाल है, among the following given compounds which are, मैं थोड़ी चीजें इसमें ऐड करूंगा, which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water। ये सवाल है, ठीक है। तो देखो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे 100 में 100 आए, ठीक है, वरना मैं तुम्हें दोबारा रिवाइज करने की जहमत नहीं कराता।
तीसरा है टॉलवीन, फॉर्मिक एसिड, सर आपने फिनॉल 2 बार लिखा है। सॉरी बेटा, फिनॉल, इसको एनिलीन कर दो, फॉर्मिक एसिड हो गया। उसके बाद वी कैन गो फॉर अरे यार ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? रजा भूल गया मैं। रजा बेटा ये इथाइलिन ग्लाइकॉल बता दे क्या होता है यार। रजा, सर सर सीसी जोड़ दो मुंह से और फिर अल्कोहल लगा दो। अच्छा आप रजा हैं, दैट्स गुड। हाँ तो सर CH3 CO फिर वो बस समझ गया, अब मुझसे बात मत करिएगा। CH2OH CH2OH, ठीक है। तो बस मुझे एक बात का जवाब और दे दो सारांश, इथाइलिन ग्लाइकॉल तुम अपनी लाइफ में दूसरी बार कहाँ सुनते हो? एक बार तो तुमने यहाँ पढ़ लिया, दूसरी बार तुम कहाँ पढ़ते हो उसको? सर ये मेरा एक जगह पे इस्तेमाल होता है। कहाँ पे बेटा? सर वो जगह याद नहीं आ रही सर। हाँ नहीं याद आ रही। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कार रेडिएटर्स, है ना? कार रेडिएटर्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ोगे वहां दोबारा इसका इस्तेमाल करेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का। DEF तो F है, तो ध्यान रखना भी इस बात को। तो इसके अलावा तुम कह सकते हो क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके अलावा तुम कह सकते हो बेटा पेंटेनॉल 1 2 3 4 5, इसके अलावा हम लिख सकते हैं यहाँ पे GHI, लेट्स सपोज CH3Cl, और अभी ऐड कर रहा हूँ इसमें J, मान लो हमारे पास एनिलीन हमने लिख दिया ना बेटा, हाँ, और CH3NH2, ठीक है, और K है मान लो हमारे पास, लेट्स सपोज ग्लूकोज। चलिए इसका आंसर पूछता हूँ, मोहक व्हाट डू यू थिंक, फिनॉल पानी में घुलेगा कि नहीं? सर घुलना चाहिए। तो आपके पास देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं, इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, में से आप किसे अटैक करेंगे मोहक जी? पार्श सर हाईली नहीं बोलूंगा मैं, पार्शियली। रीजन बताएंगे आपने पार्शियली क्यों चूज किया? सर क्योंकि इसमें अम सर इसमें एज बॉन्डिंग उतनी नहीं बहुत लग बढ़िया, रही। एज बॉन्डिंग नहीं लग रही? सर लग रही है मतलब, बट स्टिल इसमें हमारा फिनॉल में O एंड इसमें H2 है, लग रही है चलो ठीक है, फिर तो आपने पार्शियली क्यों चूज किया, इस बात का जवाब दीजिए, या आपने पार्शियली क्यों? क्योंकि जैसे कि HCOH है, वो तो बिल्कुल आप मुझसे बहुत ही ज्यादा फिनॉल की बात, सॉल्युबल होगा। आप प्लीज फिनॉल पे फोकस करिए, आप फिनॉल की बात कर रहे हैं, आपने फिनॉल को पार्शियली क्यों बोला, इस बात का जवाब चाहिए मुझे। आप चाहे तो ये सवाल पास कर सकते हैं रजा को। क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा है फिनॉल में। एकदम सही है। तो देखो बच्चों, अगर कोई, आप इस बात को समझना कि मोहक ने इसको पार्शियली सॉल्युबल बोला, एकदम सही बोला, तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है 11, तो इसके पीछे रीजन है कि फिनॉल जो है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो देखो बच्चे, एच बॉन्डिंग तो बनाएगा पानी के साथ, ये तय है, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं। तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर अगर कहीं पर आ गया है ना, तो वो एच बॉन्डिंग को पीछे कर देगा, तो मतलब यहाँ पे घुलेगा लेकिन उतना बेहतरीन नहीं घुलेगा। सारांश आपको समझ में आ गया कि पार्शियली सॉल्युबल क्यों है? मोर हाँ नंबर ऑफ सर। कार्बन विल इंक्रीज द कोवेलेंट कैरेक्टर बच्चों, तो पानी में कम घुलेगा। ठीक है ना? सारांश दूसरे का सवाल आप बताइए, जवाब आप बताइए, एनिलीन के बारे में क्या सर ख्याल? एनालिन, हाँ सर एनालिन इनसॉल्युबल रहेगा। सारांश आप कितने बड़े गधे हैं बताइए। अब ये लेक्चर बताया, मैं जूम पे वो डालूंगा यूट्यूब पे पूरा, तो आपका नाम उसमें आएगा। एनालीन भी पार्शियली सॉल्युबल है। सर अरे बट बाबा ध्यान से देखो ना बेंजीन यार, लगा हुआ है इस पे, तो एच ये बॉन्डिंग रहेगी भी फिनॉल फिर पे भी। क्या लगा था? फिनॉल पे क्या लगा हुआ था? नॉर्वे बेंजीन का। हाँ फिर भाई NH2 पानी में सॉल्युबल होता है कि नहीं, शरांश ये बताओ। सर पार्शली होता है। करेक्ट, समझ में आ गया ना? तो ये भी पार्शियली होगा बेटा। ठीक है, थोड़ी तारीफ कर दूंगा तो आपका थोड़ा अच्छे से बन जाएगा, डोंट वरी बाद में। चलो भाई, रजा तीसरे का जवाब दो, सी का। सर इनसॉल्युबल होगा टोलवेन। रीजन बताओ रजा, प्लीज सी द रीजन प्लीज।
सर नॉन पोलर है, उसके अलावा सारे यहाँ पर ग्रुप जो है नॉन पोलर। करेक्ट, क्योंकि सब के सब जबरदस्त कोवेलेंट कैरेक्टर कैरी करते हैं ना। ओके, द D1, एम्बर प्लीज गो फॉर द D1। एम्बर, highly soluble, हाईली सॉल्युबल, एकदम सही है। ओके, द E1, शौरिश व्हाट अबाउट द E1 बच्चे? सर हाईली सॉल्युबल। एकदम सही है, इथाइलिन ग्लाइकॉल जबरदस्त H बॉन्डिंग बनाएगा। ईश्वजीत, F1। सर आई थिंक इनसॉल्युबल होगा। रीजन बोलो। सर रीजन के लिए ये ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है, तो याद दिलाता हूं। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, रजा है ना ये? हाँ हाँ जी सर सर। है ये। है ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता तोड़ने के लिए, याद है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हेलोएल्केन्स हेलोरीन में टॉपिक है, ध्यान रखना। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। एनीवेज, चलो जी का आंसर बताओ। रोहन तुम यहाँ पे हो, जी का आंसर बता सकते हो? रोहन नहीं, शौरिश बताओ जी। सर सर ध्यान रहे पेंटेनॉल बच्चे, जी पार्शियली भी क्या होगा? पार्शियली सॉल्युबल। क्योंकि देखो, पार्शियली। यस सर। 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। यस सर। ठीक है बेटा। चलो बच्चे, आई का आंसर बताओ। मोहक, गो फॉर आई प्लीज। तो इनसॉल्युबल। रीजन बोलोगे प्लीज? सर एच बॉन्डिंग नहीं है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, वही आपने बताया था अभी CH3Cl के साथ। सिंपल सी बात ध्यान रखिए मोहक, एल्काइल एल्केन है। हैलाइड्स दो पोलर हाँ आर वही इमिसिबल इन CH3 वाटर सॉरी। बच्चे। फाइन। हाँ चलो जे का आंसर एम्बर, गो फॉर J1। एम्बर नहीं है, ओके। तो मैं बोल रही हूँ हाँ, highly soluble, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाईली सॉल्युबल, दैट्स वेरी गुड। चलो भाई, के का आंसर किस? शानाज, गो फॉर K1 प्लीज। ग्लूकोज, तुम बहुत ग्लूकोज वाटर पीते हो, बताओ। सर हाईली सॉल्युबल। करेक्ट, समझ में आ गया सबको? तो इससे अभी अच्छा सवाल था, टेक्निकली हमें ये आना सर चाहिए। आगे ग्लूकोज बढ़े पार्शियली नहीं होना सर चाहिए। बेटा, एक काम करना शौरिश, अभी जब क्लास यस खत्म हो जाएगी तो ग्लूकोज को पानी में डाल के चेक कर लेना, सर। विल गेट द आंसर। शुगर ही तो है। सर पर उसमें कार्बन भी तो ज्यादा है। कितने? लेकिन एच देखो, एच देखो प्लीज। एच भी तो बहुत सारे और भी गो फॉर ग्रुप्स द होते हैं उसके स्ट्रक्चर प्लीज, अंदर। गो फॉर द स्ट्रक्चर। देखो CHOH का होल 4 और देन CH2OH। अगर आप फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। देख बेटा, कितने सारे OH पड़े हैं यहाँ पे, देख। समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है, गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको एक सवाल दूंगा, बहुत बेसिक सा सवाल, एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 2.26 मेरी किताब का। सवाल है, तो नोट करेंगे सब सवाल, पहले समझेंगे कि if the density of some lake water is 1.25 gram per ml and contains 92 gram of Na plus ion per kg of water, find छोटा वाला m मतलब मोलालिटी ऑफ Na प्लस इन द लेक। ये सवाल है। If the density of some lake water is 1.25 gram per ml and contains 92 gram of Na plus ions per kg of water, calculate the molality of Na plus ions in the lake. सर 4m। रजा, आई होप तुमने इसका आंसर गूगल तो नहीं किया होगा बेटा? नहीं सर, अभी सॉल्व करा है, बहुत छोटा सा है इसका।
नहीं रजा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, फुल फेथ ऑन यू बेटा। ठीक है बच्चों, आगे सबका आंसर देखो, चेक करो प्लीज। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है बच्चों मोलालिटी। हम सब ने पढ़ा है कि मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अरे सर, ये मेरे मोल्स। को याद आ गया, ये तो मैंने गलत करा था। अच्छा ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो कितने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमको कह रहा है ना कि पर केजी बोल के रखा है ना दादा उसने। हाँ जी सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालोगे? आपको पता सर, इसमें है, डेंसिटी का कुछ काम ही नहीं है, बट हाँ तो क्या हो गया? तो थोड़ा तो कंफ्यूज करेगा, तभी तो कंफ्यूज हो गए। तो डेंसिटी इज जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज। तो हम क्या करेंगे, हमको ये ध्यान रखना था कि नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे पहले हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ Na। तो वो क्या हो गया, गिवन मास कितना है 92 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम, तो कितना आ गया 4 मोल आ गया। हमको कह रहा है कि 92 ग्राम ऑफ आयंस पर केजी ऑफ वाटर, तो मतलब क्या हुआ 4/1000। तो कितना आ गया ये, अच्छा 4 मोल। रजा अब यहाँ पे तुम बताओ कि यहां से कैसे लेके जाओगी सवाल, क्योंकि मेरा आंसर तो ये आ रहा है और तुमने आंसर 4 बोला है। नहीं सर, मेरा ठीक है, ठीक है, क्योंकि सर आपने ग्राम में करा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझना सब लोग। तो आप लोग को ये समझना है, क्योंकि ये चीजें एज सारी चीजें 1 kg ऑफ पानी में पड़ा हुआ है। तो अगर आप बाय डेफिनेशन समझो, तो अगर कल को आपका आंसर 4 मोल आता है और वो 1 kg ऑफ पानी में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे 4 मोलल बन जाएगा। सिंपल सी बात। बोलो क्लियर हो गया? अरे भाई देखो, यहाँ पे 4 मोल आ सर गया था, यहाँ पे 4 मोल आ गया सारांश। अब सवाल में आपसे मोलालिटी पूछा है और वो आपको कह भी रहा है कि 92 ग्राम ऑफ आयन पर केजी ऑफ वाटर, तो मतलब 4 मोल इन 1 kg। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ तुम्हारा, 4 मोलल ही तो हुआ। नहीं समझे? सर समझ गए। अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जो एनसीईआरटी बोलती है वो क्वेश्चन नंबर 2.27 है, और ये सवाल केएसपी के ऊपर है। देखो बच्चों, केएसपी आयोनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, जो ग्रेड 11th का टॉपिक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर आपको कभी केएसपी, अगर पहले तो आपको केएसपी का फुल फॉर्म आना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होते हैं। स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट जो पानी में प्रेसिपिटेट बनाए, जो पानी में पूरा ना घुले। तो हमें उनके लिए केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो इस सवाल को सिखाने से पहले मैं आपको सिखा देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास AgNO3 है और हमसे पूछा है चलिए जी इसका केएसपी का एक्सप्रेशन लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे टूटेगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे Ag प्लस का अमाउंट कितना है, S मोल पर लीटर, है ना, और यहाँ पे NO3 का अमाउंट कितना है, S मोल पर लीटर, है ना। अब आपको केएसपी निकालना है। केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, केएसपी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो भाई आप ये सॉल्युबिलिटी ही तो है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया। तो केएसपी बराबर आ गया बच्चों S²। तो S बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ केएसपी। बोलो क्लियर है? बोले यस यार, सर। ओके। तो अब कल को मान लो, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास बेरियम क्लोराइड होता और आपको बेरियम क्लोराइड के लिए केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना होता, तो ये कैसे टूटता, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो आप इसे मान लेते S मोल पर लीटर और आप इसे मान लेंगे 2S। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई हमको ये पता है कि यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो अगर कल को यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया।
अब जब आप केएसपी का एक्सप्रेशन लिखोगे और आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो वहां पर देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप 2s स्क्वायर्ड उसी नहीं होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर बना दोगे, है ना। तो मतलब ये बन जाएगा केएसपी बराबर एस BA2 प्लस का इंटू 2s का होल स्क्वायर। तो अब कितना बन गया ये 4s क्यूब। बोलो क्लियर हो गया सारांश? क्लियर होगा सर। अब एक आप मुझे बताओगे, तो लेट्स सपोज एम्बर इसका जवाब आप दोगे बच्चे, आपके पास है AlOH का होल थ्राइस। एम्बर आपको इसके लिए केएसपी का एक्सप्रेशन बताना है बेटा। एम्बर यू आर देयर? 3OH minus हाँ 3OH minus क्या क्या बोला मेरे आवाज नहीं, क्या बोला बेटा इसने? सर सिग्नल कट रहा, क्या बोल रहे हो? फिर क्या क्या? मैं बोल रही थी 3OH minus होंगे। अच्छा अच्छा, देखो ये ऐसे टूट जाएगा Al3 प्लस 3OH माइनस, तो इसके लिए हो गया S मोल, इसके लिए हो गया 3s। अब KSP बराबर, तो ये हो गया बच्चों S इंटू 3s का होल क्यूब। कितना आ गया सारांश ये आएगा? कहाँ चले गए सब? यही सही। यस से यही आएगा। तो अब इस सवाल की बात करते हैं। तो सवाल जो एनसीईआरटी में दिया है वो ये है बच्चों। अब देखो आप कितनी चुटकी में कर सकते हो इसको। सवाल है कि इफ द KSP of CUS is 6 into 10 की पावर -16, ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CUS इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सवाल है। बोलो अच्छा। सर √6 into 10 raised to the power -16 आ रहा है, मतलब सॉल्व नहीं किया रूट को, सो ओके, माइनस तो एट नहीं आएगा सर। अगर हम समझे -16 आ रहा है। मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब जो है वो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ही है, ठीक है ना। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है कि कॉपर सल्फाइड टूटता कैसे है। तो Cu and S में Cu2 प्लस S2 माइनस। माइनस, है ना। तो हम इसे मान लेंगे बच्चों S, इसे भी मान लेंगे S। तो इसका मतलब KSP बराबर हो गया हमारा S इंटू S, इसका मतलब S स्क्वायर हो गया। तो S का मतलब हमारा क्या हो गया, S स्क्वायर का मतलब वैल्यू दे रखी शायद मुझे 6 इंटू 10 की पावर माइनस, है ना। तो हम क्या करेंगे, S निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ -16, तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। क्लियर है? यहाँ तक भी कर दोगे तो अंडरस्टूड है। बोलो आगे समझ? यस सर। ठीक है, यस अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूँ, दिमाग से करना सब। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.30। सवाल कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। फॉर्मूला बोलेगा कोई प्लीज? सर C6H5COOH। थैंक यू। हाँ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml of 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मीथेनॉल। बड़ा अच्छा सवाल है ये। 30 सेकेंड ले लो, करके दिखाओ। देखो अब करेंगे कैसे, तो भाई एक सिंपल सी बात ये है कि इस सवाल को अगर आप ध्यान से समझो तो आप
आपको ये समझ में आना चाहिए कि 0.15 मोलर सोल्यूशन का मतलब है कि 0.15 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो 1 लीटर में है ना। तो 1 लीटर का यहाँ पे मतलब कितना हो गया जी, 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो ये आपको गिवन डाटा से समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है कि 0.15 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास है वो हमारा कितना आता है, वो सबको 122। निकालना आता है ना। मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड वो आ जाएगा 122 ग्राम। ठीक है, अच्छा फिर आपको पता है अगर आपको कह रहा है कि 0.15 मोल है और आपको मोलर मास दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि आप 0.15 मोल में कितना वेट है वो निकाल लो। तो वो कैसे निकालोगे, 0.15 इंटू 122। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा करीबन 18.3 ग्राम के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ml में तुम्हारे पास 18.3 ग्राम है बच्चों। तो 1 ml में कितना होगा वो निकाल लो यार। तो 18.3 अपॉन 1000, तुमसे कितने ml में पूछा है, 250 ml में पूछा है, तो 250 ml में कितना होगा वो निकाल लो यार। तो 18.3 अपॉन 1000 इंटू 250। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो आंसर कमिंग इज 4.5। शौर्य बोलो, आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है कहता है कि आपके पास नेलोरफीन है। फॉर्मूला क्या है, C19H21NO3। अब सारांश पता है वो क्या कर सकता है, वो जेई मेंस पे तुमको नेलोरफीन दे देगा और 4 फॉर्मूले देगा, बताओ कौन सा है। तो जो एनसीईआरटी में है वो दिमाग में बैठा लो। तो C19H21NO3, समझ गए? अच्छा, हाँ सर, जिस प्रीवियस ईयर में नैप्थेलीन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। मैं बस वही कह रहा हूँ इज सिमिलर टू मॉर्फिन। तो कल को आपसे ये भी पूछ सकता है, भाई बताओ कि कौन सा वाला सब्सटेंस जो है मॉर्फिन की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे कह रहा है is used to combat withdrawal symptoms। मुझे पता है तुम लोगों का बैठना बहुत टफ है, लेकिन प्लीज बैठ के कर लो तो शायद अच्छा हो जाएगा। इन नार्कोटिक यूजर। फिर कहता है डोज ऑफ नेलोरफीन given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10 की power -3 molar aqueous solution required for the above dose। देखो ऐसे सवाल के आने के चांसेस ट्रस्ट मी 0% है, बट अगर कल को आ गया तो क्या करोगे, इसलिए एक बार किताब को जरूर टच करो। चलो सोचो, सवाल सोचो एक बार। Nalorphine, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic user. The dose of nalorphine generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10 की power -3 molar aqueous solution required for the above given dose। सवाल समझ में आया सबको कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। नंबर पिछले वाले का आंसर आ गया था बेटा। देखो अब इसको समझने के लिए सवाल को,
तुमसे सवाल में पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलल एक्वस सोल्यूशन, है ना। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कई सारी चीजों का मतलब। तो पहले मतलब देखो क्या है कि 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलल एक्वस सोल्यूशन का मतलब समझो क्या होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया बेटा कि 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ नेलोरफिन, ये पड़ा हुआ है 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसका मास निकाल लो नेलोरफिन का, तो C19H21 और यह कहता है NO3, इसका मास तुम्हारा आ जाएगा 12, 19 इंटू 12 प्लस H के 21 हो गया, 14 हो गया एक N का, 48 हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का, तो 311 के आसपास इसका मास आएगा, ठीक है। अब तुमको ये पता है जब तुमको यहाँ पे मास मिल गया और तुमको देखो मोल दिया ही हुआ है, तो टोटल मास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 311, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.467 ग्राम, जो कि बराबर हो गया 467 मिलीग्राम। सवाल में सब कुछ मिलीग्राम में है ना। सर ये जो भी आपने बोला ये एक और बार बोल दो प्लीज। मैंने बोला कि सबसे पहले आपको जो सवाल में गिवन है वो समझो। तो सवाल में आपको गिवन है कि 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलल, तो मोलल एक्वस सोल्यूशन का मतलब देखो ये हुआ, निकाल लिया हमने ये। फिर हमको पता है कि नेलोरफिन का मोलर मास इतना आएगा 311, तो अगर इतने मोल नेलोरफिन के जिसका मास 311 है, तो टोटल मास कितना आ जाएगा उसमें, तो हमने क्या किया, इसका मोल को मल्टीप्लाई कर दिया इसी के मास से, तो वो तुम्हारा आ गया जो यहाँ पे कितना 0.467 ग्राम, या ओके आप सर। अगर ग्राम को मिलीग्राम में लेके जाओगे तो बन जाएगा 467 मिलीग्राम। अब आप टोटल सोल्यूशन का मास निकालो, तो भाई आपको दिया है 1000 ग्राम, क्योंकि आपको मोलल की बात कर रहा है, तो आप 1000 ग्राम में जो आपको ये गिवन मास आया उसको ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन बराबर 1000 प्लस 0.467 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको, और इसका मतलब समझना कि अगर आपको 467 मिलीग्राम नेलोरफिन चाहिए, तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड कितना होगा, 1000.467 मिलीग्राम, ये रजा नहीं, नहीं से ग्राम, नहीं इतना ग्राम, ये ग्राम में चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो 467 मिलीग्राम के लिए इतना चाहिए, तो 1.5 मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 100.467 इंटू 1.5, सर 0.467 लेंगे ना इसमें, क्योंकि वो ग्राम में है ऊपर वाला। अच्छा ठीक है 0.467, और फिर बोलो सर भाई। इसको भी हम इंटू 10⁻³ लिख देंगे, है बेटा, ऊपर भी हम इंटू 10⁻। अच्छा नहीं, आप अगर वैसे आप जैसे कर रहे थे वो वैसे नहीं, मैं अगर बताऊं तेरे को, अगर तू उसको ऐसे कर दे ना 0.467 तो बात बन जाएगी, नहीं हाँ बन 467 से जाएगी बात सर, बन वो जाएगी, सब ग्राम में हो रहा है, सही तो है 467 से फिर। बात बन जाएगी, हाँ जी सर, क्योंकि है ना, फिर बन जाएगी इससे बात। तो इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा तुम्हारा करीबन 3.21 ग्राम। बोलो क्लियर है। हाँ हाँ जी सर। सर। ठीक है, तो ये सवाल भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब बाय द टाइम तुम लोगों का काम क्या है, तो तुम लोगों को अभी ये मेरा पहला लेक्चर खत्म हो गया, चलिए पहला लेक्चर। अब तुम लोगों को मुझे जो है आज ही अगले आने वाले 2 घंटे के अंदर एक काम करके भेजना है। वो काम क्या है लिख लो प्लीज।
जिसके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है, इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड, इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है, इतना तुम्हें करके भेजना है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बात समझ में आ रही है? ये सॉल्यूशन और का सर एग्जाम्पल पहला, 4 and 5? हाँ नहीं, एक्सरसाइज का 4 and 5। तो ये हमने सॉल्यूशन का पहला टॉपिक खत्म किया, पहला लेक्चर खत्म किया। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। दूसरा लेक्चर इसका आज होगा इवनिंग में 7 to 8। तुम लोग फ्री हो? तो पूरे दिन फ्री है। हाँ जी सर। ठीक है, जी सर। तो शाम को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा तुम ये काम मुझे करके भेज दोगे। आई होप कोई इशू तो नहीं किसी को? तो शाम के 7 8 to बजे 8 तक करके देना है ना? हाँ, ठीक है। हो जाएगा ना। देखो, अगर तुम थोड़ी ईमानदारी दिखाओगे, थोड़ा मजा आएगा मुझे पढ़ाने में। सर ये सर शाम तक न्यू देना बुक है? में भी सारे क्वेश्चन सेम है क्या? क्या बेटा? सर न्यू बुक में बस 2 पॉइंट की हाँ जगह हाँ, 1.7 सारे बाकी क्वेश्चन सारा सेम सेम है, है सारे ना? क्वेश्चन सेम है। ठीक है हाँ। सर। सर ये शाम तक देना है या अभी देना है, कब देना है? नहीं, अभी दे दोगे 2 घंटे में ज्यादा अच्छा है। अच्छा ओके सर। तुम्हें काम ही क्या है, ये करके भेजो। अब तो पढ़ना ही सबको है, ठीक है? सर मैं आधे पौने घंटे में चले जाऊंगा, फिर शाम की दूसरी क्लास पे है। हाँ प्लीज, इसलिए वो अभी अभी मतलब अभी नहीं, अब मुझे करके तुम लोग हाँ हाँ, भेज दो व्हाट्सएप पे। मैं ये कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ, हाँ ठीक है सर। ईमानदारी से। ओके सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर शाम को 7 to 8। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। रजा, ये तरीका ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? नहीं सर, यही तो करा था मैंने भी। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सर।